बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। AMMK के पत्तीकुटाई के कैंडिडेट जनाब SD सेल्वन साहब, डाइस पर बैठे हुए मुस्तफ़ा साहब, भास्कर साहब, अबू बकर साहब, फॉरवर्ड ब्लॉक के लीडर, मेरे मंजलिसी रुफ़क़ा, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी और खुशी की बात है कि आज मैं यहाँ पर पट्टीकुटाई में एक बहुत बड़े लीडर SD सोमसुंदरम के बेटे के कैंपेन के लिए, जिनको आप लोग अय्या SDS के नाम से जानते हैं, उनके बेटे के कैंपेन के लिए मैं आया हूं और आप तमाम से इस बात की गुजारिश करने के लिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तमिलनाडु के असेंबली इलेक्शन में TT दिनाकरन साहब की पार्टी AMMK से अलायंस है और हम लोग इस असेंबली इलेक्शन में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम कैंडिडेट्स को आप लोग अपनी दुआओं से और अपने वोट से कामयाब करें। अब बोलिए। AMMK வேட்பாளர் SDS செல்வம் அவர்களே, தமிழ் மாநில முஸ்லிம் லீக் தலைவர் முஸ்தபா அவர்களே, பாஸ்கர் அவர்களே, இன்னும் மஜ்லிஸ் கட்சியை சேர்ந்த நிர்வாகிகளே, இங்கு கூடியிருக்கக்கூடிய ஆண்களே, பெண்களே, பட்டுக்கோட்டையில் இது ஒரு சந்தோஷமான செய்தியாக உள்ளது. மறைந்த முன்னாள் தலைவர் SDS சோமசுந்தரம் அவர்களின் மகனிற்காக நான் இங்கு பிரச்சாரம் செய்ய வந்துள்ளேன். MAM கட்சியாக இருக்கிறது. இந்த சட்டசபையிலே மக்கள் செல்வம் TTV அவர்களுடன் கூட்டணி வைத்து நாங்கள் இங்கு வெற்றி பெறுவதற்காக ஒரு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். आप लोग यहाँ के AMMK कैंडिडेट SDS सेल्वन साहब के वालिद साहब को जानते हैं और अय्या SDS 3 मरतबा आपने उनको लोकसभा के लिए तंजावुर से कामयाब किया और अय्या SDS 11 साल तक रेवेन्यू मिनिस्टर रहे। जब MGR और मैडम अम्मा यहाँ के CM थे, अय्या SDS ने रेवेन्यू मिनिस्टर के तौर पर कई रिफॉर्म लेकर आए और रेवेन्यू बोर्ड को उन्होंने ख़त्म किया, जिससे कई गरीब लोगों को, ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटी को, दलित को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய வேட்பாளருடைய தந்தையாக இருக்கக்கூடியவர் SDS சோமசுந்தரம் ஆவார்கள். 3 முறை பஞ்சாபிலிருந்து லோக்சபாவிற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர். 11 வருடம் வணிக வரித்துறையின் அமைச்சராக இருந்திருக்கிறார். இன்னும் MGR அவர்கள் காலம், அம்மா அவர்கள் காலத்திலே அவர்கள் சிறப்பாக அமைச்சராக பணியாற்றியிருக்கிறார்கள். அவர்கள் வணிகவரித்துறை அமைச்சராக இருக்கும் பொழுது அந்த ரெவென்யூ போர்டு என்பதை நீக்கி இருக்கிறார்கள். இதனால் இஸ்லாமியர்கள், தலித்துகள், இன்னும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு அதிக நன்மை கிடைத்துள்ளது. अय्या SDS ने आपके इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पत्तीकुटाई में पॉलिटेक्निक कॉलेज का क़याम अमल में लाया और 69% रिजर्वेशन में बहुत बड़ा रोल अय्या SDS का रहा। इस बात से भी आप जानते हैं। फिर यहाँ पर वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस का भी उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया। ஐயா SDS அவர்கள் பட்டுக்கோட்டையிலே
பாலிடெக்னிக் காலேஜ் ஒன்றை உருவாக்குவதற்கு காரணமாக இருந்தார்கள். அது மட்டுமின்றி தமிழகத்திலே 69% இடஒதுக்கீடு வருவதற்கும் முக்கிய காரணமாக இருந்தார்கள். அது மட்டுமில்லாமல் தஞ்சையிலே உலக தமிழ் மாநாடு நடத்துவதற்கும் அவர் முக்கிய பங்கு ஆற்றினவர்கள். यहाँ पर आपके जो कैंडिडेट हैं एसडीएस सिल्वम साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, एलएलबी बीई करे हैं, सबसे ज्यादा काबिल हैं, सिंसियर हैं, मेहनती हैं और मुझे यकीन है कि अगर पत्ती कुटाई की इलेक्टोरेट उनको मौका देती है तो यकीनन आप तमाम के भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं देंगे। वो अपने बाप के नाम को जिंदा रखेंगे और पत्ती कुटाई की आवाम को जो तकालीफ हैं, जो मुश्किलात हैं, मुझे यकीन है कि आप अगर उनको एक मौका देकर यहाँ के एमएलए बनाएंगे तो वो आपके तमाम उम्मीदों पर सही तरीके से उतरेंगे। எஸ்டிஎஸ் செல்வம் அவர்கள் நம்மளுடைய வேட்பாளர். படித்தவர், பிஇ எல்எல்பி படித்தவர், கடுமையான உழைப்பாளி, பண்பாளர். இங்குள்ள வாக்காளர்கள் அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு தந்தால் அவர் இந்த தொகுதியில் உள்ள இந்த மக்களுடைய அனைத்து குறைகளையும் நீக்குவார்கள். இன்னும் உங்களுடைய கோரிக்கைகளை அவர்களிடத்திலே நீங்கள் தெரியப்படுத்தினால் அந்த குறைகளை அவர் உடனடியாக நீக்குவார். आपकी पत्ती कुटाई में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं, खास तौर से यहाँ पर सीवरेज लाइन की बहुत ज़्यादा कमी है। सीवरेज लाइन नहीं होने की बिना पर गंदा पानी रोड पर आ जाता है। दूसरे यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी तकलीफ है, वो ये है कि रेगुलर एक्सप्रेस ट्रेन जो तिरुवरूर और ये ऐसे प्रॉब्लम है जिसको अभी तक यहाँ के जिस किसी को अपने एमएलए बनाया उन्होंने ये काम नहीं किया। मुझे यकीन है कि अगर आप यहाँ से एडब्ल्यूएमके के कैंडिडेट को कामयाब करेंगे तो ये 3 अहम मसाइल जो आपके हैं वो इंशाल्लाह उसको जरूर हल करवाएंगे। और जहां तक ट्रेन सर्विस का मामला है, तिरुवरूर से लेकर कराईकुंडी में इंशाल्लाह मैं खुद पार्लियामेंट में इसका डिमांड करूंगा। இந்த தொகுதியின் முக்கிய குறையாக இருக்கக்கூடியது கழிவுநீர், சாக்கடை கழிவுநீரானது சாலையில் வந்து விடுகிறது. அது செல்வதற்கான முறையான ஒரு வடிகால் இல்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் திருவாரூர் காரைக்குடி அந்த ரயில் பாதை அந்த குறையை இந்த இவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் நீக்குவார்கள். இன்னும் திருத்துறைப்பூண்டி, அறந்தாங்கி போன்றவற்றில் உள்ளது. நான் பாராளுமன்றத்திலே இந்த திருவாரூர் காரைக்குடி ரயில் பாதை அமைப்பதற்காக என்னுடைய குரலை நான் உயர்த்துவேன் என்று இங்கு நம்முடைய தலைவர் பாரிஸ்டர் வைசி அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में हमेशा 2 पार्टी का रूल रहा, एडीएमके या डीएमके का। पहली मर्तबा आज एडब्ल्यूएमके में का जो अलायंस बना है जिसमें एमआईएम भी उसका हिस्सा है। मुझे पूरा यकीन है कि इस मर्तबा एक थर्ड पॉलिटिकल अल्टरनेटिव तमिलनाडु की आवाम के लिए, तमिलनाडु के इलेक्टोरेट के लिए, जो यहाँ पर एक पॉलिटिकल स्पेस भी है, पॉलिटिकल वैक्यूम भी है, वो टीटी दिनाकरन की लीडरशिप में एक थर्ड पॉलिटिकल अल्टरनेटिव के तौर पर यहाँ पर उभरेगा। தமிழ்நாடு அரசியலில் இதுவரை 2 அரசியல் கட்சிகள் மட்டுமே கோலோச்சி உள்ளார்கள். ஒன்று ஏடிஎம்கே, மற்றொன்று டிஎம்கே. தமிழக அரசியலிலே முதல் முறையாக 3வது அணியாக அமமுக என்ற கட்சி போட்டியிடுகிறது. இதில் மக்கள் செல்வர் டிடிவி அவர்கள் களம் காண்கிறார்கள். இந்த 3வது அரசியல் அணியாக இருக்கிறது. தமிழகத்தில் உள்ள அரசியல் வெற்றிடத்தை கண்டிப்பாக மக்கள் செல்வர் டிடிவி அவர்கள் நிறைவேற்ற பூர்த்தி செய்வார்கள் என்று நம்முடைய தேசிய தலைவர் அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். डीएमके अलायंस है और डीएमके की तरफ से टीटी दिनाकरन को और असदुद्दीन ओवैसी पर
ये इल्जाम लगता है, एलिगेशन लगता है कि हम लोग वोट काटने को आए हैं या फिर सेकुलरिज्म को कमजोर करने को आए हैं। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि डीएमके का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पत्ताकुटाई में कास्टिक सोडा की फैक्ट्री लगाएंगे, और अगर वो लगाएंगे तो इससे एक बहुत बड़ा एनवायरमेंट डिजास्टर आपके इस एरिया में हो सकता है। दूसरी बात, डीएमके का इलेक्शन मैनिफेस्टो आप देख लीजिए। इलेक्शन मैनिफेस्टो में डीएमके कहती है कि अगर उनको पावर मिलेगा तो 1000 करोड़ टेम्पल्स को देंगे और 200 करोड़ मस्जिद और चर्च को देंगे। तीसरा, वो कहते हैं कि जो कोई भी काशी मथुरा को जाएगा उनको 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए यात्रा के तौर पर देंगे। मैं आपसे सिर्फ यही सवाल करना चाह रहा हूं, मैं बार बार ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि तमिलनाडु की सरजमीन पेरियार की अन्ना की सरजमीन है, कैसे डीएमके अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रही है। ये फैसला आपको करना है। मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है तो वो ये कहता है कि वो हनुमान भक्त है और वो उसने हनुमान चालीसा पढ़ता है। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, तो वो कहती है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, मेरा शांदलिया गोत्रा है और वो चंडी पाठ पढ़ती है। डीएमके में स्टालिन साहब है तो वो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहती है कि हम काशी मथुरा जाने वालों को इतने पैसे देंगे। आखिर इस मुल्क में जो सेकुलरिज्म है, जो इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस की बात बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में की है, क्या वो इसको बरकरार रखेंगे या फिर उसको खत्म कर देंगे? जल्दी जल्दी। டிஎம்கே கூட்டணி இங்கு டிடிவி மற்றும் என்னுடைய கூட்டணியை பார்த்து இவர்கள் சொல்வது மதசார்பனுடைய ஓட்டுகளை பிரிக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள். நான் கேட்கிறேன், டிஎம்கே தன்னுடைய தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டது. அது இந்த பகுதியில் காஸ்டிக் சோடா தொழிற்சாலை அமைப்பதற்காக நாங்கள் முயற்சி செய்வோம் என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால் அது வந்தால் இப்பகுதியில் உள்ள அந்த சூழ்நிலை, அதாவது என்விரான்மெண்டல் என்று சொல்லக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படும் என்று சொல்கிறார்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் கோவில்களுக்கு ஸ்டாலின் அவர்கள் தன்னுடைய அறிக்கையிலே நான் 1000 கோடி தருவதாக சொல்கிறார். ஆனால் அதே வேளையில் சர்ச்சு மற்றும் மசூதிகளுக்கு என்னால் வெறும் 200 கோடி மட்டுமே தருவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் காசி மதுரா புனித யாத்திரை செல்வதற்கு நான் 25,000 முதல் 1 லட்சம் வரை தருவதாக சொல்லுகிறார்கள். என்னுடைய கேள்வி திரும்ப திரும்ப இது எழுப்பப்படுகிறது. இது பெரியார் மற்றும் அண்ணாவுடைய மண்ணாக இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட இடத்திலே இதை போன்ற மத சம்பந்தமான தேர்தல் அறிக்கை எப்படி வருகிறது என்று தெரியவில்லை என்று கேட்கிறார்கள். அது மட்டுமல்ல, டெல்லியினுடைய முதல்வர் அவர்கள் நான் அனுமான் பக்து, நான் அனுமான் சால்சா படிப்பதாக சொல்கிறார். மம்தாவோ நான் இந்து பிராமணன், சாந்திலி கோத்ராவை சேர்ந்தவர், சாலிப்பட் படிப்பதாக சொல்கிறார்கள். ஆனால் இங்கு ஸ்டாலின் அவர்கள் காசி மதுரா செல்வதற்கு நான் இங்கு பணம் தருவதாக கூறுகிறார்கள். மத சார்பின்மை, சமத்துவம், சகோதரத்துவம் இது போதித்தவர் அம்பேத்கர் ஆவார்கள். அப்படிப்பட்ட மண்ணிலே இதே போன்ற மத द्वेषங்கள் பரப்பப்படுகிறது என்பதை வருத்தத்துடன் தெரிவிக்கிறார்கள். एडब्ल्यूएमके के इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये साफ और वाजे तौर पर कहा गया कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन के रिकमेंडेशंस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए टीटी दिनाकरन साहब की पार्टी सिंसियरली उसको इम्प्लीमेंट करेगी। उन्होंने ये भी वादा किया कि माइनॉरिटी मुस्लिम्स के लिए 5% रिजर्वेशन होगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि जो 41 प्रिजनर्स मुस्लिम कन्विक्टेड लाइफ प्रिजनर्स जेल में हैं, जिसको एडीएमके ने रिलीज नहीं किया, एडब्ल्यूएमके को अगर तमिलनाडु की जनता अपने दुआओं से वोट से कामयाब करती है तो उसको उनको छोड़ेंगे। நம்மளுடைய அமமுகவினுடைய தேர்தல் அறிக்கையிலே மக்கள் செல்வர் டிடிவி
அவர்கள் தினகரன் அவர்கள் தெரிவித்தது சச்சார் கமிட்டி மற்றும் ரங்கநாத் மிஸ்ரா அறிக்கையில் என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அதை நான் முழுமையாக இந்த தமிழகத்திலே அமல்படுத்துவேன். இரண்டாவதாக இஸ்லாமியர்களுக்கு 5% இடஒதுக்கீட்டை நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் தருவோம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். மூன்றாவதாக 41 சிறைவாசிகள் குற்றவாளிகளாக இன்று சிறையில் உள்ளவர்களே நான் விடுவிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார்கள். எனவே இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் இஸ்லாமியர்கள் டிடிவி தினகரன் அவர்களுடைய கட்சிகளுக்கு ஆதரவு அளித்து மிகப்பெரிய வெற்றியை தரும்படி நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று கேட்டுள்ளார்கள். इस तरह से अगर सॉफ्ट हिंदुत्व डीएमके या फिर वेस्ट बंगाल या दिल्ली की पार्टीज करेंगे, आप मेरी बात याद रख लेना, एक दिन इस मुल्क में इजराइल में जिस तरह से अल्ट्रा राइट विंग जूइश पार्टीज इजराइल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा कर दिए एक दूसरे के कंपटीशन में, ये वही दिन कभी ना कभी इस मुल्क में हमको देखना पड़ेगा. இன்று இந்த நாட்டிலே மிதவாத இந்துத்துவாவை அனைவரும் கையில் எடுத்துள்ளார். டெல்லியிலே உள்ள முதல்வரும் பெங்காலில் உள்ள மம்தாவும் கையில் எடுத்துள்ளாரோ அதே போல் ஸ்டாலினும் மிதவாத இந்துத்துவாவை கையில் எடுத்துள்ளார்கள். இது எப்படி இருக்கிறது என்றால் இஸ்ரேல் நாட்டில் உள்ள வலதுசாரி யூத அமைப்புகள் தங்களுடைய ஆட்சியை தன்னுடைய இருப்பிடத்தை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக மிகவும் அதாவது சீரியஸான நிலைமை, எந்த அளவிற்கு வேணாலும் போகக்கூடிய நிலைமையை அவர்கள் கையெடுத்துள்ளார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை இந்திய நாட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இது மிகவும் வருத்தம் அளிக்கக்கூடியது என்று தெரிவிக்கிறார். मेरी आपसे आखिर में ये गुजारिश है, क्योंकि मगरिब की अज़ान का वक्त होने जा रहा है, एमआईएम पार्टी का मकसद ये है कि मुस्लिम माइनॉरिटी, दलित, वीकर सेक्शन का एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप बने. जब तक आपकी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं रहेगी, इंडियन डेमोक्रेसी में जो आपको राइटफुल शेयर मिलना है, चाहे एजुकेशन में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, इक्विटी में हो, पॉलिटिकल शेयर हो, वो कभी नहीं मिलेगा. इंडियन मुस्लिम्स का प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा कि हमने बहुत मेहनत की, मगर हमने अपनी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट लीडरशिप को बनाने के लिए हमने जो मेहनत करना था उस तरह से हमने मेहनत नहीं की. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस रिक्वेस्ट पर, इस तजवीज पर, इस सजेशन पर आप सीरियसली गौर करिए. और रहा सवाल एमआईएम पार्टी को कम्युनल बोलने वालों का, स्टालिन साहब की पार्टी के साथ कांग्रेस है. महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी शिवसेना को सपोर्ट कर रही है और वो शिवसेना का चीफ मिनिस्टर बनाती है उद्धव ठाकरे को. और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के असेंबली में खड़े होकर कहता है कि वी आर वेरी प्राउड दैट वी डेमोलिश द बाबरी मस्जिद. आप बताइए यह कौन सा सेकुलरिज्म का ड्रामा डीएमके और कांग्रेस पार्टी कर रही है. रहा सवाल एडीएमके का, तो मैं आपके इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पुत्ताकुटाई में खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला ना ईपीएस और ओपीएस ये दोनों घर में बैठने वाले हैं. इलेक्शन हारेंगे, क्योंकि जो मोदी का साथ देता है और जो भी बीजेपी के साथ जाता है उसको शिकस्त होती है, पॉलिटिकल ऑब्लिवियन में चले जाता है. मुझे यकीन है कि यह आखिरी इलेक्शन होगा ईपीएस ओपीएस का. एडीएमके का कोई फ्यूचर नहीं है. हां, एडीएमके का फ्यूचर उसी वक्त होगा और जयललिता की लेगेसी को, एमजीआर के लेगेसी को अगर कोई जिंदा रख के उसको आगे ले सकता है तो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक नया होप, एक नया स्टार है, वो टीटी दिनाकरन बनेगा इंशाअल्लाह ताला. मेरी आखिर में आपसे गुजारिश है कि अप्रैल 6 तारीख को आप तमाम लोग अपने घर से निकलकर पूरे इत्मीनान के साथ आप अपना एक वोट प्रेशर कुकर पर बटन दबाइए. आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है. हमने 60 साल डर डर कर वोट दिया है. आज असदुद्दीन ओवैसी, यकीनन मैं कोई काबिल आदमी नहीं हूं, मगर मैं आपको अपने जज्बात की तर्जुमानी करने के लिए मैं आपको दिल से अपनी बात कह रहा हूं कि उम्मीद की बुनियाद पर वोट दो. मोदी से डरना नहीं है हमको, ना किसी से डरना है. हमको सिर्फ अल्लाह की जात से डरना है. अल्लाह हमारे लिए काफी है. आप उम्मीद की बुनियाद पर यहां पर हमारे नौजवान
काबिल BLLB इस कैंडिडेट को आप कामयाब करिए, जिसका नाम SDS सेल्वन है, और मुझे यकीन है कि ये इनको आप कामयाब करने से यहां की पुत्तकोटाई की कॉन्स्टिट्यूंसी का एक बहुत बड़ा फायदा होगा। शुक्रिया।